एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आपसे। आपको जानकारी होगी ही कि हम लोग अपना बॉन्डिंग वाला चैप्टर रन कर रहे हैं और बॉन्डिंग में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में और आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, फिर चाहे वो जो भी एग्जाम हो, CSIR हो, गेट बायोटेक हो, किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो अगर बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो वो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। हम इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा ऑपरेशन करेंगे, आज सारी की सारी बातें आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बियॉन्ड द बेसिक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वाटर्स यूनिक प्रॉपर्टीज। तो देखिए ऐसा है कि हम अपना जो चैप्टर इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि जिसमें कि हम वाटर के रेस्पेक्ट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट या इम्पैक्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वाटर के केस में पड़ता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे मॉलिक्यूल्स में भी जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है उनके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन विश्वास मानिए कि इस वीडियो के अंत होते होते आपको काफी कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंपैक्ट होती हैं उन सब के बारे में आपको जरूर जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर हम देखें तो ये एक तरीके की कोहेसिव फोर्स है। क्या चीज है? कोहेसिव फोर्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या है, जोड़ने वाला फोर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके का काम करती है। अब सवाल ये उठता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां कहां देखने को मिलती है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए आपसे वाटर के रेस्पेक्ट में बात करूंगा और लेटर ऑन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बाकी चीजों के बारे में भी डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोहेसिव फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर जो है वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। आपने देखा भी होगा, अगर आप पानी देख रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे अगर आप वाटर को देखेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन वहीं अगर आपने कोल्ड टेम्परेचर कर दिया, यानी कि अपना टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया, कोल्ड टेम्परेचर में जो आपका वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, हाईली ऑर्डर्ड एट कोल्ड टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे हाईली ऑर्डर्ड क्यों बोल रहा हूं? देखिए आपने देखा होगा कि आइस जो होती है वो एकदम सॉलिड होती है। सॉलिड स्ट्रक्चर क्या होता है? मोर ऑर्डर्ड होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं तो सॉलिड क्या है? अगर किसी सॉलिड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कि ये ज्यादा ऑर्डर्ड है। किसके रेस्पेक्ट में ज्यादा ऑर्डर्ड है? लिक्विड के रेस्पेक्ट में ज्यादा ऑर्डर्ड है और गैस के रेस्पेक्ट में ज्यादा ऑर्डर्ड है कि नहीं? तो उसी सेंस में अगर हम कहें कि लिक्विड जो है वो और ज्यादा ऑर्डर्ड है एज कंपेयर टू द गैसेस। तो कहने का मतलब है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसी के कारण से वाटर जो है वो लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर। और अगर हम बात करें जो आइस है, यहां पे मैं आइस लिख भी देता हूं ताकि किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना रहे। तो आइस जो है वो आपकी हाईली ऑर्डर्ड है कोल्ड टेम्परेचर के अंदर, ज्यादा एकदम सॉलिड फॉर्म में दिखाई देती है। तो इसके पीछे का रीजन जो है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट, सॉल्वेंट फॉर द पोलर। अभी तक देखिए मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज वगैरह के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अभी ग्रेजुअली मैं शिफ्ट करूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किसकी वजह से है, क्यों होती है, किसके किसके बीच में होती है, ये सारी बातें पता चलेंगी, बस लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सॉल्वेंट फॉर द पोलर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे एक और टर्म आया, पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है। अगर आपने मेरा इससे पीछे का वीडियो नहीं देखा है कि पोलर और नॉन पोलर जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है तो वो आप जरूर देख लें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। हालांकि कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया हुआ है, आप वहां जाकर के डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट फॉर हियर यहाँ के केस में मैं आपको बस थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि पोलर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं देखूं कि ये मॉलिक्यूल एक ए है और ये मॉलिक्यूल है बी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए मॉलिक्यूल से, क्या कहा मैंने? बी मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि बी की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा मूव किया हुआ होगा। कहने का मतलब है बी की तरफ, यानी कि जो बी एटम है उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ए जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इस तरीके की कुछ बात मैं कह सकता हूं। यही चीज यहां पे बताई जा रही है, ठीक है। तो यही होता है आपका पोलर मॉलिक्यूल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पोलर। यही आपका पोलर मॉलिक्यूल होता है,
ठीक, यहां तक की बात अब आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि इट इज अ सॉल्वेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल, ये पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए सॉल्वेंट की तरीके से काम करता है। मतलब क्या हो गया, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जिनके पास भी चार्ज है, पार्शियल चार्ज हो या कंप्लीट चार्ज हो, कंप्लीट चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स भी वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पार्शियल चार्ज है या जिनके ऊपर कंप्लीट चार्ज है, वो पानी के अंदर सॉल्युबलाइज हो सकते हैं। रीजन बीइंग, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि वाटर खुद ही पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, पानी खुद भी पोलर है, इसीलिए वो पोलर चीजों को अपने अंदर सॉल्युबलाइज कर लेता है। अच्छा, जो भी पोलर मॉलिक्यूल है वो आखिर सॉल्युबलाइज क्यों होता है, क्या वजह है? इसकी कोई वजह होनी चाहिए ना कि आखिर सॉल्युबलाइज क्यों हो जाता है पानी के अंदर। तो यहां पे इसकी वजह दी हुई है, क्योंकि वाटर इंटरैक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय द वाटर सॉल्यूट इंटरैक्शंस। बहुत आसान सी बात यहां पे ये कही जा रही है कि जो भी पोलर मॉलिक्यूल होगा वो वाटर के अंदर सॉल्युबल किस तरीके से होता है, क्योंकि नॉर्मली तो एक वाटर ये है, दूसरा वाटर ये है, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब कोई सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट आ जाता है तो ये वाटर और वाटर के बीच में आ जाता है और ये सॉल्यूट और वाटर के बीच में इंटरैक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये भी पोलर है और वाटर भी पोलर था, तो अब ये दोनों इंटरैक्ट करने लगते हैं बनिस्बत इसके कि ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये कहानी हो गई कि अब क्या हो गया, पहले तो आपका देखने को मिल रहा था कि वाटर वाटर इंटरैक्शन हो रहा था, एंड नाउ दिस वाटर वाटर इंटरैक्शन हैज चेंज्ड इनटू वाटर सॉल्यूट इंटरैक्शन। ये बात बताने की यहां पे कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नॉट अ सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए ये सॉल्वेंट की तरीके से काम नहीं करता। नेचर क्यों है, क्योंकि भाई वाटर का नेचर पोलर होता है, तो वो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का कॉन्सेप्ट यहां पे अगर हम यूज करें तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक का यहां पे हम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि वाटर जो है पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर है, तो इसीलिए वो पोलर चीजों को सॉल्युबलाइज कर लेता है, नॉन पोलर को सॉल्युबलाइज नहीं कर पाता। इसके बारे में भी हम अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए ये नॉट अ सॉल्वेंट, नॉट शब्द ध्यान रखिएगा, नॉट अ सॉल्वेंट। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट रोल यहां पे देखने को मिलता है, सिग्निफिकेंट रोल इन 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड्स, इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स। कहने का मतलब क्या है, अब आपको पता है कि ये सारे के सारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन यहां पे दिख रहा है, यहां पे न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है, यहां पे आपका पॉलीसैकेराइड दिख रहा है, मेम्ब्रेन लिपिड्स दिख रहे हैं। तो मेम्ब्रेन लिपिड्स एक ही साथ है बेसिकली। तो ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो अपना 3D स्ट्रक्चर कैसे गेन करते हैं, 3D स्ट्रक्चर गेन करने के लिए इनको अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काफी ज्यादा रोल होता है टर्शरी स्ट्रक्चर को लेके आने के लिए और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी। ठीक, देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो पेप्टाइड बॉन्ड लग जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां वो भी लगता है, वहां पर भी लगता है, और साथ साथ में आपका टर्शरी स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर में भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सभी बायोमॉलिक्यूल्स के, जिनके भी नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड्स हो, चाहे वो मेम्ब्रेन के लिपिड्स हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसैकेराइड्स हो। तो उम्मीद है कि इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा। तो ये पहली स्लाइड हमारी क्लियर हो गई। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक ब्रॉड एस्पेक्ट में बात की कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की क्या क्या अनयूजुअल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। देखिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको पता है कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी काफी ज्यादा होती है। अब अगर आप कंपेयर करिए हाइड्रोजन सल्फाइड से H2S, तो वो एक गैस है। अब वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे H2S एक गैस है, बट आपका जो वाटर है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है। क्यों आखिर लिक्विड स्टेट में है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो वाटर की अगर आप देखें तो मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, इसके अलावा आपकी बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा है वाटर की, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन काफी ज्यादा है वाटर के अंदर
बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पे क्या रोल है? बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन का रोल प्ले करती है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल अगर ये है H2O, मैं अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं जा रहा हूं क्योंकि स्ट्रक्चर मुझे आगे देखना है। तो ये एक H2O है, इसके बगल में अगर एक और H2O है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरीके से काम कर रही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही हैं। और ये अनयूजुअल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि मैंने बताया H2O और H2S में ऑक्सीजन और सल्फर की बात अगर हम करें तो ऑक्सीजन H2O में प्रेजेंट है और उसी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है और हमारा इस तरीके की अनयूजुअल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं जो H2S में देखने को नहीं मिलती। खैर, ये सारी बातें हो गई। सेकंड स्लाइड कंप्लीट हो गई हमारी। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम लोग एक्चुअल चीज के ऊपर बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड आखिर किस तरीके का दिखता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, वो सारी बात करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्टेटेड बाय द शेप ऑफ आउटर ऑर्बिट ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब अगर आप देखें कि ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो शेप होता है उसी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का इस तरीके का कुछ हाइड्रोजन एटम का या हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ इस तरीके का होता है। चलिए इसको जरा गौर से देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका हाइड्रोजन है और ये भी आपका हाइड्रोजन है, इसीलिए हम लोग इसको H2O लिख देते हैं। ठीक, तो ये दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इधर भी देखिए, ये एक और आपका वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये अगेन आपका ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, अगेन ये भी आपका हाइड्रोजन हो गया। अब क्योंकि आपको पता है, क्योंकि मैं लास्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी बता चुका हूं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन। तो यहां पे देख सकते हैं कि इस हाइड्रोजन के ऊपर भी देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी देखिए आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमें नजर आ रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इस ऑक्सीजन के पार्शियल जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से अट्रैक्शन होता है यहाँ पे। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि क्या है, ये एक तरीके का आयनिक बॉन्ड यहाँ पे कुछ बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस हैं उनमें इंटरैक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो बॉन्ड यहाँ पे जो तीन ऐसे लाइन से दिखाया जाता है, इसी बॉन्ड को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड समझने लगते हैं। नहीं, ये वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। मैं ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड बता चुका हूं। आप इससे पीछे इस लेक्चर में जब आप जाएंगे, मतलब इसके पीछे वाला लेक्चर देखेंगे, तो वहां पे मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात की है। तो ये आपका किस टाइप का बॉन्ड है? अगर हम बात करें तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। दिस इज कॉल्ड एज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और इसकी बॉन्ड लेंथ देखिए 0.0965 नैनोमीटर के आसपास की बॉन्ड लेंथ है। ठीक, अब यहां से देखिए आप, ये मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ देखिए बहुत ज्यादा है। इट हैज अ बॉन्ड लेंथ ऑफ 0.177। यहां पे बॉन्ड लेंथ देखिए कम थी। बात समझ में आ रही होगी। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब आप एक चीज और देखिए कि जो ऑक्सीजन होता है, यहां पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है। ठीक, अब लेकिन मतलब सिमिलर टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। एक्चुअली ऑक्सीजन के पास ये भी होता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड फॉर्म करना नहीं चाहते या बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन के साथ इधर, एक हाइड्रोजन के साथ इधर, लेकिन उसके पास अभी भी दो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो नॉन बॉन्डिंग हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो एक इधर है और एक इधर है। इसके कारण से क्या हो जाता है कि एक्चुअल में जो आपको पता होगा कि परफेक्ट जो टेट्राहीड्रन होता है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब देखने को मिलता है तो हमें जो बॉन्ड एंगल मिलता है वो 109.5 डिग्री मिलता है। बट अब
क्योंकि ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं इनकी वजह से क्या हो जाता है, जो एंगल है, ये जो एंगल इधर देख पा रहे हो आप, ये 104.5 का देखने को मिलता है। वैसे कितना मिलता है 109.5, लेकिन अभी क्योंकि ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं इनकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहां पे आपको ये 104.5 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है ये। ठीक, तो क्या वजह है, क्राउडिंग बाय द नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, क्राउडिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ने क्राउडिंग कर दी, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पे कम हो गया। एक बार और आप यहाँ पे गौर करिए कि किसके और किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। पहला वाटर मॉलिक्यूल जो है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो ये फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल है। यानी कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स में एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन के बीच में, एक ये हाइड्रोजन हो गया और दूसरा ऑक्सीजन हो गया, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और ये किस तरीके से शो की जाती है, 3 इस तरीके से लाइन से शो की जाती है। ठीक, यहां तक की बात तो अपनी क्लियर हो गई। ये पूरा जो स्लाइड है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या है, बेसिकली जो अभी आपने पीछे पढ़ा था उसी का डिस्क्रिप्शन है। जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर क्रिएटेड। भाई 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ही तो क्रिएट हुए थे। अगर हम लोग देखें यहाँ पे इस तरीके का ये ऑक्सीजन बनाए, इधर हाइड्रोजन था और इधर हाइड्रोजन था। ठीक, तो हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव था, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव था, इधर पार्शियल नेगेटिव था। यही तो हुआ था, है ना। तो ये चीज लिखी गई है कि 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्रिएट हो गए। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर क्रिएटेड एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है, अनइक्वल शेयरिंग ही तो हुई थी। ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रखा था, इधर भी ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रखा था, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव हो गया था और ऑक्सीजन आपका पार्शियल नेगेटिव हो गया था। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अब तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, पार्शियल पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन एंड पार्शियल पॉजिटिव ऑन अदर हाइड्रोजन। तो इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव ऑन वन हाइड्रोजन एंड पार्शियल पॉजिटिव ऑन अदर हाइड्रोजन, ये दोनों मिला करके पार्शियल नेगेटिव के बराबर हो रहा है ऑन ऑक्सीजन। ठीक, तो पार्शियल पॉजिटिव ऑन वन हाइड्रोजन प्लस पार्शियल पॉजिटिव ऑन अदर हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू पार्शियल नेगेटिव ऑन द ऑक्सीजन। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि तो कहने का मतलब है इसका पार्शियल पॉजिटिव और इसका पार्शियल पॉजिटिव, अगर इन दोनों का पार्शियल पॉजिटिव जोड़े तो ये पार्शियल नेगेटिव के बराबर यहां पे हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, रिजल्ट्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया है कि ये बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, कुछ और नहीं है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द ऑक्सीजन एटम्स ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, किसके किसके बीच में, ऑक्सीजन एटम ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड द हाइड्रोजन एटम ऑफ द अदर। तो ऑक्सीजन एटम ऑफ वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड द ऑक्सीजन ऑफ अदर। तो अगर इसको हाइड्रोजन ऑफ वन ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन एटम ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल कंसिडर कर लें, तो ये क्या हो गया, 1 2 3, इस तरीके से आप बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया जी, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये आपको देखने को मिला। तो हमें यहां पे एक शब्द स्पष्ट कर दिया है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो मैं यहां पे आपको एक चीज बता दूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कब बनता है, F या O या N से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, फिर से ध्यान से देखिए, फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अगर किसी और फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है या इसके नजदीक आता है तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अगर किसी दूसरे फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के करीब आता है तो ये जो बॉन्ड बनता है बीच में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है, बेसिकली वीक है, काफी ज्यादा आयनिक के बराबर स्ट्रांग नहीं है। इसी को मैं हाइड्रोजन बॉन्ड कह देता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर ये हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड पहले ही मैंने बताया कि ये रिलेटिवली वीक है। ठीक, ये आपका आयनिक बॉन्ड जितना स्ट्रांग नहीं है, हालांकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बट आयनिक बॉन्ड जितना स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है यहाँ पे उतनी ज्यादा नहीं है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया, वो एनर्जी जो आपको चाहिए होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड वीक है तो इसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो 23 किलो जूल पर मोल लिक्विड वाटर में इतनी एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेचर ऑफ द, यहाँ पे बेसिकली जो अगर हम कहें कि जो हमारा जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक या प्योरली आयनिक बॉन्ड कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, 10% कोवेलेंट नेचर भी देखने को मिलता है। एक्चुअली 10% कोवेलेंट क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स देखने को मिलती है। इसी वजह से ये 10% कोवेलेंट एंड 90% इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि आप यहाँ पे 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं कह सकते। हाँ, मेजरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिल्कुल है 90%, लेकिन आपको कहना पड़ेगा कि 10% कोवेलेंट इंटरेक्शन है, दैट इज बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि लाइफ टाइम कितना होता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, या हाइड्रोजन बॉन्ड कहना ज्यादा अच्छा है, उसका लाइफ टाइम कितना होता है, उसमें कुछ कितने दिन सर्वाइव कर सकता है, कितनी देर सर्वाइव कर सकता है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि इतनी कम लाइफ टाइम है एक हाइड्रोजन बॉन्ड का, 1 to 20 पिको सेकेंड्स का ही बस लाइफ टाइम है इसका। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी कम देर, और एक पिको सेकेंड कितने के बराबर होता है, 10⁻⁻12 सेकेंड्स के बराबर। ठीक, तो इतनी तेजी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, टूटता है, बनता है, टूटता है। तो इसी वजह से इसको एक नाम दिया गया है, लेनिंजर में ये नाम दिया गया है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जितना भी कंटेंट है आपका, ये लेनिंजर से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप लेनिंजर से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन ऑफ लेनिंजर। तो ये फ्लिकरिंग ऑफ, या इसको फ्लिकरिंग क्रिस्टल्स भी कहते हैं, सॉरी फ्लिकरिंग क्लस्टर्स भी कहते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लिकरिंग क्लस्टर्स। रीजन भी फ्लिकरिंग क्लस्टर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और इतनी तेजी के साथ बन बिगड़ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई लाइट फ्लिकर कर रही हो बहुत तेजी के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका कि किस तरीके से आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम कहें कि इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो काफी वीक है, 23 किलो जूल आपने देखी थी। अब इंडिविजुअली वीक है, बट अगर हम लोग सम कर दें कि जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं या जितने भी वीक इंटरैक्शंस हैं, अगर हम यहां पे देखें कि वीक इंटरैक्शंस को अगर आप सम कर दें, या फिर और आप केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी भी हो रही है उनको आप सम कर देंगे, तो ग्रेट इंटरनल कोहेजन इन द लिक्विड वाटर, मतलब पानी जो लिक्विड फॉर्म में है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना ज्यादा इंटरैक्शन देखने को मिलेगा कि वाटर जो है एकदम कैपिलरी में फ्लो करता हुआ चला जाता है। आपने देखा भी होगा कैपिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, या आपने देखा होगा प्लांट फिजियोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी, तो उसमें हम अक्सर कोहेजन ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं। तो यही है कोहेजन, बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेजन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं, ऑल्सो फॉर्म ब्रिजेस बिटवीन द सॉल्यूट्स। क्या कहने का मतलब है, अब देखिए जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये एक सॉल्यूट है, ठीक है, ये एक सॉल्यूट है और ये दूसरा मॉलिक्यूल सॉल्यूट है, और इसके बीच में हमारा वाटर पाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये एक तरीके के ब्रिज की तरीके से काम कर सकता है। ठीक, ये एक तरीके से ब्रिज की तरीके से काम कर सकता है। दैट मीन्स अब जैसे कि मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, आप मेरे से आगे हैं, और हम दोनों के बीच में कोई और एक स्टूडेंट आ जाए तो हम अपनी बात उससे कहेंगे, वो मेरी बात आप तक पहुंचा सकता है। तो एक तरीके से ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का आप डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर जैसे प्रोटीन्स ही हैं, तो एक प्रोटीन जो है, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है दूसरे प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर सकता है, वाया हाइड्रोजन, वाया वाटर मॉलिक्यूल के भी इंटरैक्ट कर सकता है। बीच में वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, इधर प्रोटीन एक, इधर प्रोटीन एक, ये आपस में एक ब्रिज बना लिया है, ये कहने की कोशिश की जा रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम आइस की बात करें या सॉलिड की बात कर रहे हैं, आइस यहां पे कहना ज्यादा सही रहेगा। अगर हम आइस की बात कर रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर मॉलिक्यूल जो है, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और
बेसिकली ये एक लैटिस स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, यानी कि अगर आप देखेंगे, अभी मैं आगे डायग्राम भी दिखाऊंगा कि जो आइस होती है वो पूरा एक प्रॉपर लैटिस स्ट्रक्चर में होती है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे होती है। और यहाँ पे इसी वजह से आइस अगर हम देखें कि आपको बहुत मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। उसको तोड़ने के लिए आपको मेहनत लगेगी, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट है। और टू डिस्टेबलाइज द क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस, यानी कि अगर आपको क्रिस्टल लैटिस ऑफ आइस को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं तो आपको वहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। मैंने आपको बताया भी था ना कि अनयूजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं वाटर की, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज वाटर की वजह से ही है। तो आइस के केस में एक हाइड्रोजन या एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब भी आप, जैसे कि वही चीज मैंने यहां पे आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आप वाटर, जो सॉलिड वाटर यानी कि आइस को कन्वर्ट करें लिक्विड में, तो ये सॉलिड है H2, ये लिक्विड H2O है, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब 5.9 किलो जूल पर मोल देनी पड़ती है, डेल्टा H। यहां पे अगर H2O लिक्विड से आप H2O गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां 44.0 किलो जूल पर मोल एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो यहां बेसिकली यही बताने की कोशिश की जा रही है कि इंथैल्पी कितनी है इस प्रोसेस की। ठीक, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि ये आपका क्रिस्टल या लैटिस स्ट्रक्चर बेसिकली आइस का दिया हुआ है। देखिए ये पूरा का पूरा एक लैटिस स्ट्रक्चर है, यानी कि मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग प्लेन्स में जुड़े हुए आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए, दिस इज योर क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ठीक है, यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। 1 वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। सब समझ में नहीं आया कैसे कैसे? जैसे कि अगर आप इसको देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल को कंसिडर करें आप, तो यहां पे ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, इसके बाद यहां पे आपका ये तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक पीछे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। तो बेसिकली 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहां से बन सकते हैं। ठीक, तो ये टोटल मिलाकर के इस तरीके का पूरा कॉन्सेप्ट आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको यहां से रब करता हूं। अच्छा, लिक्विड के केस में अगर हम बताएं तो क्या होता है लिक्विड के केस में? यस, अगर मैं लिक्विड के केस में बताऊं तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते। लिक्विड के केस में, या वाटर जब लिक्विड फॉर्म में रहता है तो केवल और केवल 3.4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, जो अलग मॉलिक्यूल्स के साथ होते हैं। तो कहां 4 पूरे कंप्लीट 4 मॉलिक्यूल्स के साथ, और कहां 3.4। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब आइस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है वाटर, तो आपकी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि जब भी आप आइस को नॉर्मल टेम्परेचर में या रूम टेम्परेचर में रख देते हैं तो क्या होता है, आइस जो होती है वो वापस कन्वर्ट होने लगती है वाटर के अंदर रूम टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि अगेन वो जो एंट्रोपी है इस पूरे प्रोसेस की वो इंक्रीज हो रही है, रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड लैटिस है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो नॉर्मल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ना चाहेगी, तो ऑटोमेटिकली वो 3.4 हाइड्रोजन बॉन्ड पे शिफ्ट करना चाहती है, लिक्विड बनाना चाहती है। खैर, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, यही चीज मैंने यहाँ पे जो अभी मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था वो मैंने यहाँ डिटेल में समझाया हुआ है। लेट अस गो थ्रू दिस। अब देखें, आइस, नॉर्मली आइस जो है वो हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि वहां पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक, वाटर क्या है, लेस ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहां पे 3.4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो जब भी आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो इट इज शोइंग एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी में इंक्रीज या एंट्रोपी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और जब भी एंट्रोपी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही होगी तो ये प्रोसेस जो होगा आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपका देखने को मिल रहा होगा। दिस विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद हो जाने वाला, आपको बाहर से कोई भी एनर्जी देने की यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आइस से वाटर में कन्वर्ट होने का प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। आप कह सकते हो यहाँ पे कि क्यों सर, वाटर तो हमेशा चाहेगा कि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बने, बिल्कुल चाहेगा, लेकिन वाटर बिल्कुल चाहेगा कि ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बने, बट यहाँ पे जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस है या एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है वो ओवर पावर कर लेता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है उससे।
ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वाटर से जब वाटर वेपर बदलता है तो अब वाटर जो है वो ज्यादा ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है एज कंपेयर टू वाटर वेपर। वाटर वेपर लेस ऑर्डर्ड है, वाटर ज्यादा ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हुई। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ओवर पावर कर लिया जाता है बाय द इंक्रीजिंग एंट्रोपी। ठीक है, दैट मीन्स जो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है उसको ओवर पावर कर लिया जाता है किस चीज से, जो इंक्रीज इन एंट्रोपी का जो फिनोमेना है। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा उसमें एंट्रोपी की इंक्रीज हमेशा होगी, तो अगर एंट्रोपी की इंक्रीज हो रही होगी तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पीछे रह जाता है, एंट्रोपी इंक्रीज को देखा जाता है। वाटर जो है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से इवेपोरेशन के जरिए वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए, तो ये जो कॉन्सेप्ट वाटर से वाटर वेपर वाला बताया, ये मैंने इवेपोरेशन के बारे में बात की है। तो वाटर अगर आप ऐसे ही रख छोड़ेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, पता है ना आपको, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब वाटर फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद पोलर सॉल्यूट्स। अब देखिए जो वहां पे हमने एकदम ब्रीफली डिस्कस किया था वो यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में हम देखेंगे कि वाटर फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद पोलर सॉल्यूट्स। कौन कौन से पोलर सॉल्यूट्स हैं, जैसे कि अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है एंड कंपाउंड्स विद NH है। तो अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे OH होगा। एल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे CHO होगा। कीटोन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा। और NH यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन है ही। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इन सब में एक बात कॉमन है कि ऑल ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर पोलर इन नेचर। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके पोलर होते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट, अब all of them will form the hydrogen bond with the water molecule। ये सारे के सारे जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो आप याद रखिएगा ये सब के सब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अनचार्ज बट पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनचार्ज, पूरी तरीके से चार्ज नहीं है, यानी कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड में Na+ हो जाता है, तो Na+ वाला सिस्टम नहीं है, ये आयन में नहीं कन्वर्ट हुआ है, बट पोलर है, पार्शियल चार्ज है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, शुगर। अक्सर आप देखते होंगे कि आप ग्लूकोज जो है वो पानी में घोलते हो तो घट छट से एकदम से घुल जाता है। क्या रीजन है, क्योंकि शुगर जो होता है वो आपका पोलर मॉलिक्यूल होता है, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है ना। आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो शुगर में क्या है, बहुत सारे OH ग्रुप पाए जा रहे हैं। अगर बहुत सारे OH ग्रुप पाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पानी के साथ रिएक्ट करेंगे या पानी के साथ इंटरैक्ट करेंगे। पोलर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ये चीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये आपको अगेन एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा रहा है कि ये देखिए, अगर हम देखें कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर और ये हाइड्रोजन डोनर की बात की जा रही है, तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या है, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा हो, इसके पास ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। सेम वे में ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट, इनके पास N है, इसके पास H है, इसके पास O है, इसके पास H है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी दिखाई जा रही है। ठीक है, जैसे कि ये C डबल बॉन्ड O है, यानी कि कीटोनिक ग्रुप अगर है, यहाँ पे देखिए ये N है, यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है, अगेन C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन नॉर्मली। तो कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए अगेन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। ठीक, तो मैंने आपसे कहा भी था कि F या O या N से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, F या O या N से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है वो किसी भी F या O या N से बाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए F या O या N से, O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, O से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, O से जुड़ा हुआ, N से जुड़ा हुआ, N से जुड़ा हुआ, N से जुड़ा हुआ, ये किसी भी F या O या N से बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर द कॉमन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। अब जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम में आप चाहे कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, चाहे लिपिड ले लीजिए, चाहे आप प्रोटीन ले लीजिए, उन सभी में इस तरीके के हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखिए, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया जा रहा है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ROH, ये वाटर मॉलिक्यूल है आपका। ठीक, अब देखिए ये बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप RC डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब यहाँ पे देखिए बिटवीन पॉलीपेप्टाइड्स,
तो अब ये C के साथ NH यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये देखिए अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। तो पॉलीपेप्टाइड्स में, कार्बोनिल ग्रुप में, कीटोन में, और इसके बाद ये अल्कोहल के साथ ये भी बॉन्ड बना रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस ऑफ डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के बीच में भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। उम्मीद हो गया कि आपको समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का मतलब क्या हो गया, समझ लेना। जैसे एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन, तो ये कौन से बॉन्ड्स हैं, ये कुछ और नहीं है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो यहाँ पे आपको एक अपने सवाल का जवाब मिला होगा कि अपार्ट फ्रॉम वाटर और कहां कहां हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कब सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे, कब वीक रहेंगे, इन सब चीजों के बारे में जरा देखते हैं। तो देखिए स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, जब ये जो है ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ जाते हैं, और जब ये इस तरीके से एक लाइन में नहीं रह जाते तो हम कहते हैं कि ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, आपको पता भी है ना कि जो स्ट्रेट लाइन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो जितना दो एटम्स नजदीक हैं उतना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों एटम्स, ये O, ये H और ये O, अगर एक स्ट्रेट लाइन में पाए जा रहे हैं, 3 एटम्स इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो आप कहेंगे कि यस दिस इज अ स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर ये देखिए ये टेढ़ा हो गया तो आप इसको कहेंगे ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्यों? अगेन मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जितना नजदीक होगा, जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उतने दोनों चीजें नजदीक होंगी तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। और मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कब होगा, जब दोनों पास में होंगे। तो ये भी समझिए ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक है। अगर दोनों चीजें दूर होती जाएंगी तो वीक इंटरेक्शन और वीक होता चला जाएगा। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए कंपाउंड्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका हाइड्रोफिलिक और एक होता है आपका हाइड्रोफोबिक। हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया वाटर लविंग, ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने हाइड्रोफोबिक लिख दिया है, जस्ट अ मिनट इसको ठीक कर देता हूं। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया, वाटर हेटिंग, वाटर और ये क्या हो गया, वाटर लविंग। तो हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग और हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होता है। ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया, बहुत बार पढ़ा भी होगा। चलिए जरा इसके आगे थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर वाइज आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा वाटर हीटिंग होगा, कौन सा वाटर लविंग होगा। जल्दी से देखते हैं। अब अगर हम यहां पे देखें, आप देख सकते हो ये ग्लूकोज, अब ग्लूकोज में देखिए कितने सारे OH हैं, ये सबको हाईलाइट किया हुआ है। ये देखिए अगर ये OH है तो OH क्या होंगे, पोलैरिटी को शो करेंगे। अगर पोलर होगा मॉलिक्यूल तो मेरा क्या होगा, पानी के अंदर सॉल्युबल होगा। ठीक, ग्लाइसिन में देखिए ग्लाइसिन क्या हो गया, आपका अमाइनो एसिड हो गया। अब यहाँ पे देखिए NH3 पॉजिटिव CO माइनस है ना, तो ये अगेन पोलर हो गया। फिर यहाँ पे देखिए एस्पार्टेट, ये अलग अलग बेसिकली क्या है, एस्पार्टेट क्या हो गया, अगेन आपका एक अमाइनो एसिड हो गया। लैक्टेट देखिए यहाँ पे सबको हाईलाइट कर दिया गया। ग्लिसरॉल देखिए, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, पोलर हो गए, और पोलर हो गए तो अगेन पानी के अंदर सॉल्युबल हो गए। नॉन पोलर में देखिए, नॉन पोलर में आपको बेसिकली चार्ज चीजें नहीं देखने को मिल, पोलैरिटी नहीं देखने को मिल रही, यहाँ पे कहीं पर भी चार्ज नहीं देखने को मिल रहा, पार्शियल चार्ज नहीं देखने को मिल रहा। नेक्स्ट अगर देखिए एम्फीपैथिक, अब एम्फीपैथिक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे दोनों चीजें पाई जा रही है ना, पोलर भी नॉन पोलर भी। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये आपका नॉन पोलर है, येलो कलर का जो हिस्सा है नॉन पोलर है ये। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये हिस्सा जो है वो पोलर शो कर रहा है, अगेन फॉस्फेटाइडिल कोलिन, ये हिस्सा नॉन पोलर है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसका पोलर है। तो ये पोलर और नॉन पोलर ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको दिखाया। जहां बहुत ज्यादा पोलर ग्रुप्स होंगे वो सॉल्युबल होगा, जहां ज्यादा नॉन पोलर होगा तो इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इंटरैक्शन बिटवीन द वाटर विद NaCl। तो
NaCl भी आपका एक सॉल्ट है ना। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है। और आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने बात भी की थी कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है कि वो पानी में मतलब ब्रेक हो जाता है ना, सोडियम Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है तो वो आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है वहां पे। तो NaCl हैव द टेंडेंसी टू एसोसिएट इन अ क्रिस्टलाइन लैटिस। तो NaCl का अगर कभी आप स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे तो वो लैटिस का फॉर्मेशन करता है। जैसे आपने आइस की लैटिस देखी थी ना, कुछ इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड की लैटिस होती है। तो NaCl जब बॉन्ड बनाता है तो आपस में एकदम लैटिस लाइक का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। तो इट इज हैविंग द टेंडेंसी टू गेट एसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लैटिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जब भी आप वाटर के साथ इसको इंटरेक्ट करवा देते हो तो हाइड्रेट कर देता है। ये वाटर क्या करेगा, हाइड्रेट कर देगा NaCl को। वाटर क्या कर देता है, इट हाइड्रेट्स NaCl। तो NaCl के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको हाइड्रेट कर देगा। हाइड्रेट करने की वजह से क्या हो गया, इट विल वीकन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। तो जो यहाँ पे क्रिस्टलाइन लैटिस बना हुआ था, जो NaCl लैटिस का फॉर्मेशन किया था, उसको ये ब्रेक कर देगा, ठीक। तो ये वीक कर देता है, उसको कमजोर कर देता है। कमजोर इसलिए कर देता है क्योंकि ये NaCl जो है अब पानी के साथ आकर के इंटरेक्शन शो करने लगे। तो यही चीज देखने को मिलती है। अब क्या होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो वहां पे सॉल्यूट सॉल्यूट हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन रहा होगा तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा सॉल्यूट सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये A मॉलिक्यूल है और ये B मॉलिक्यूल है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अगर आप इसको हाइड्रेट करेंगे, वाटर के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, तो वाटर क्या करेगा, इनके बीच में आ जाएगा और कोशिश करेगा कि जो बॉन्ड अभी सॉल्यूट के बीच में बन रहा था वो बॉन्ड अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बनने लग जाए। तो ये कहानी थी, बेसिकली ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो फ्रीडम ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस। कहने का मतलब है जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो फ्रीडम ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस विद द ब्रेकिंग ऑफ द लैटिस। अब अगर आप देखें तो जब लैटिस स्ट्रक्चर होगा तो एक के ऊपर एक चीजें अरेंज रहेंगी। रोटेशन का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे इस तरीके का मैं हाथ रोटेट कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं इसको पकड़ लूं तो ये रोटेट नहीं हो सकता। सेम वे में अगर लैटिस स्ट्रक्चर है तो लैटिस स्ट्रक्चर कभी भी इतना फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। लेकिन जब ब्रेक हो जाएगा, यानी कि NaCl के बीच में हाइड्रोजन आएगा तो Cl अलग हो जाएगा। अब इसकी वजह से रोटेशन जो है वो ज्यादा पॉसिबल हो जाएगा। तो फ्रीडम ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस विद द ब्रेकिंग ऑफ द लैटिस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लैटिस ब्रेक हो जाएगा। इंट्रोपी इंक्रीजेस, जिसके कारण से क्या होगी, इंट्रोपी मेरी बढ़ जाएगी। इंट्रोपी विल इंक्रीज, इंट्रोपी इंक्रीजेस एंड इस वजह से डेल्टा जी जो है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। आपको पता है डेल्टा जी नेगेटिव कब होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। इसी वजह से क्या हो गया, NaCl आराम से सॉल्युबलाइज हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब जैसे एंट्रोपी बढ़ेगी तो एंट्रोपी जब बढ़ती है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है ना। तो डेल्टा जी जैसे ही आपका नेगेटिव जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, झट से सोडियम क्लोराइड जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली डिसॉल्व। तो ये स्पॉन्टेनियस सॉल्युबलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो हम देख सकते हैं ये बेसिकली आपका सोडियम क्लोराइड का लैटिस का स्ट्रक्चर है। आप देखिए कितना बढ़िया सा सोडियम क्लोराइड का लैटिस बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें तो चैन नहीं है, हमने यहाँ पे पानी डाल दिया। अब वाटर के अंदर इसको सॉल्युबल करने की कोशिश की तो अब देखिए क्या हो गया, हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन और हाइड्रेटेड सोडियम आयन, हाइड्रेशन हो गया। अब हाइड्रेशन हुआ तो क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स आए और इस लैटिस को तोड़ देंगे। अब जैसे ही लैटिस को तोड़ेंगे तो रोटेशन जो है वो बढ़ जाएगा, रोटेशन बढ़ेगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, तो इसलिए आराम से सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। चलिए अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर गैसेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नॉन पोलर गैसेस के बारे में क्या है। देखिए अब नॉन पोलर गैसेस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सारी की सारी नॉन पोलर गैसेस हैं। अब देखिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में तो आपको पता है कि ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन है या दो नाइट्रोजन है, तो ये दोनों क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई अपनी तरफ ज्यादा पुल तो कर नहीं रहा, तो पोलैरिटी की तो जवाब सवाल नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड में आपको लग रहा होगा, लेकिन सोचिए ये ऑक्सीजन इधर, ये ऑक्सीजन इधर और बीच में एक कार्बन है, तो दोनों एक बराबर तरीके से खींच रही हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है ऑलमोस्ट। इस तरीके से समझ लीजिए, अभी हम केमिस्ट्री में तो नहीं जा सकते, लेकिन समझ लीजिए कि ये भी आपका नॉन पोलर की तरीके से ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर।
जाहिर सी बात है जो भी नॉन पोलर होगा वो बहुत ही कम सॉल्युबल होगा, वेरी पुअरली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर की तो इच्छा ही रहती है कि वो हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करे, नॉन पोलर से वो दूरी बना करके रखता है, तो इसीलिए पुअरली सॉल्युबल है। रीजन क्या है? मूवमेंट फ्रॉम द डिसऑर्डर्ड गैसियस फेज टू ऑर्डर्ड एक्वस फेज। जरा यहां पे सोचिए क्या हो रहा है कि ये जो आपका पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर जो गैसेस हैं, ये क्या है? अभी गैसियस ओरिएंटेशन में है, गैसेस फॉर्म में है ना। अब गैसेस फॉर्म क्या होता है? गैसियस फॉर्म आपका सबसे ज्यादा एंट्रोपी लिए हुए है, हाईली डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है ना। लेकिन जब आप उसको पानी के अंदर डाल रहे होते हो, तो पानी के अंदर डालने के बाद अब क्या कोशिश कर रहे हो, जब वाटर ये जो गैसेस हैं ये मूव कर रही हैं, हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट से ऑर्डर्ड एक्वस फेज में मूव कर रही है। ऑर्डर्ड एक्वस फेज क्या है? यहाँ पे वाटर है, उसके अंदर जब आप पुश कर रहे हो तो डिसऑर्डर्ड स्टेट से ऑर्डर्ड स्टेट में ये पुश की जा रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपकी एंट्रोपी जो है वो कम हो रही होगी, इजंट इट? तो एक तो नॉन पोलर स्ट्रक्चर है उन गैसेस का, और ऊपर से आप उनको एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर यानी कि वाटर में पुश कर रहे हो, तो ये तो अगेंस्ट हो गया ना उसके नेचर के। जब एक डिसऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को आप ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में भेज रहे हो तो एंट्रोपी घटेगी, और एंट्रोपी घटना कभी भी यूनिवर्स को एक्सेप्टेबल नहीं होता। हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी घट जाती है। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? आपका डेल्टा एस कम हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपका डेल्टा जी यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, इसीलिए आप क्या करते हैं, इसीलिए आप ये चीज बहुत स्पेयरिंगली सॉल्युबल, बहुत कम सॉल्युबल होती है नॉन पोलर गैसेस। तो अब क्या तरीका है कि हम गैसेस को किस तरीके से मूव कर सकते हैं? अब आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड के प्रोटीन्स हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? जैसे आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन को अपने ऊपर स्टोर कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मूव कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन शो करता है। तो अगर आपको ऑक्सीजन किसी लिक्विड के अंदर, ब्लड क्या है? लिक्विड ही है, तो मैक्सिमम आपका वाटर ही तो है। तो अगर आप चाहते हो कि ब्लड के अंदर से या ब्लड में से ऑक्सीजन मूव कर सके, तो आपको ऐसे प्रोटीन्स चाहिए होंगे जो स्पेशलाइज्ड हैं कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करें और मूवमेंट शो करें। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको क्लियर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पोलर गैसेस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन सी गैसेस पोलर होती है। तो देखिए, नाइट्रोजन आपकी यहाँ पे नॉन पोलर है, ऑक्सीजन नॉन पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है। लेकिन अगर आप देखिए अमोनिया पोलर है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन जो है पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपकी पार्शियल नेगेटिव और ये आपकी पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी पोलर गैसेस हैं? अमोनिया हो गई, NO हो गया, H2S हो गया। ये बायोलॉजिकल रोल्स प्ले करती हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, तो अब ये रेडिली सॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर, ये सारी गैसेस। तो अब याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन सी गैसेस सॉल्युबल हैं, कौन सी गैसेस इनसॉल्युबल है। हमेशा जनरलाइज कर देते हैं कि गैसेस पानी के अंदर सॉल्युबल होती है, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आइए, सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने गैसेस की बात कर ली थी। अब नॉन पोलर कंपाउंड्स में अगर सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो जैसे कि वाटर को आप बेंजीन के साथ अगर ऐड करें या हेक्सेन के साथ ऐड करें तो आप देखेंगे दो फेज फॉर्म हो जाएंगे। किसी भी, या ऑयल के साथ ही आप ऐड कर दीजिए वाटर को, तो आप देखोगे वहां पे दो फेज फॉर्म हो जाएंगे, दो अलग अलग फेजेस, दो अलग अलग लिक्विड्स फॉर्म हो जाएंगे जो इमिसिबल होंगे, डिसॉल्व ही नहीं होंगे एक दूसरे के अंदर। तो ये नॉट सॉल्युबल होता है। रीजन क्या है? पोलर और देखिए, पोलर या चार्ज मॉलिक्यूल को जब आप वाटर के अंदर डालते हो तो वो क्या करता है? जो पोलर या चार्ज मॉलिक्यूल है वो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरफेयर तो करता है। तो क्या होता है? तो बॉन्डिंग वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो इंटरफियर तो करेगा, बट ये जो वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो लॉस्ट होगी, जो खत्म होगी, क्योंकि अब आपने कोई पोलर मॉलिक्यूल अगर वाटर के अंदर डाला तो जो वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो टूटेगी, तो लॉस तो होगी, बट उसको कंपेंसेट कर दिया जा रहा है न्यू सॉल्यूट वाटर इंटरैक्शन से। सॉल्यूट और वाटर के इंटरैक्शन से उसको कंपेंसेट कर दिया गया। तो इसीलिए ये चीज जो है वो डेल्टा जी नेगेटिव में आ जाती है, एंट्रोपी आपकी बढ़ रही होती है। लेकिन इस तरीके का कोई भी कंपेंसेशन जो है वो नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखने को नहीं मिलता है।
क्योंकि नॉन पोलर वाला आएगा, कंपेंसेशन नहीं कर पाएगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से बनाएगा? अगर नहीं बना पाएगा तो अगेन डेल्टा जी पॉजिटिव, एंट्रोपी आपकी घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एडिशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्यूट टू वाटर। तो ये मैंने आपको बता दिया बेसिकली क्या हो रहा है, किसी भी तरीके का कंपेंसेशन नहीं हो रहा होगा। तो जो अब जैसे यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं, तो एडिशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्यूट टू वाटर, जब आप कोई नॉन पोलर सॉल्यूट वाटर के अंदर डालते हैं तो उससे होता क्या है ये समझने की कोशिश करिए। तो नॉन पोलर सॉल्यूट है, उसके ऊपर वाटर जो है पूरा एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना देता है और वाटर इंश्योर करता है कि वाटर और वाटर के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बनी रहे। यहां पे लिखा भी हुआ एडिशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्यूट टू वाटर फॉर्म्स अ केज लाइक स्ट्रक्चर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है और ये केज लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इट इज वेरी वेरी ऑर्डर्ड, हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर बहुत ज्यादा ऑर्डरिंग हो रही, हम तो देखते हैं कि यूनिवर्स जो है वो डिसऑर्डर्ड की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जैसे ही नॉन पोलर चीज डाली, वाटर आपस में बहुत तेजी के साथ बॉन्ड करने लगता है, बहुत अच्छी तरीके से बॉन्ड करने लगता है और ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर शो करने लग जाता है। तो ये तो हमारा उल्टा हो गया ना, हाईली ऑर्डर्ड चीज बनने लगी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, यहां पे क्या हुआ, मैक्सिमम सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन देखने को मिलने लगा, वाटर आपस में बहुत तेजी के साथ बॉन्ड करने लगा और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन एंट्रोपी। यहां पे ऑर्डरनेस तो हमें अच्छी नहीं लगती ना, डिसऑर्डरनेस अच्छी लगती है। तो अगर ऑर्डरनेस ज्यादा बढ़ रही होगी तो दिस विल क्रिएट रिडक्शन इन द एंट्रोपी, एंट्रोपी में रिडक्शन हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। अब आ जाइए हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। क्या कहा, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट का मतलब है नॉन पोलर रीजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्लस्टर इन अ वे टू प्रेजेंट smallest hydrophobic area and polar regions are arranged to maximize the interaction between each other with the solvent। देखिए हाइड्रोफोबिक इफेक्ट क्या कहता है कि जब भी कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल डाला जा रहा है एक्वस के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो कोशिश करता है कि अपना जो नॉन पोलर एरिया है वो कम से कम बाहर की तरफ एक्सपोज करे और बाहर के साइड में ऐसा मॉलिक्यूल्स रखे, ऐसी रीजन को रखे जो पोलर ज्यादा हो। अगर पोलर होगा तो आपस में भी इंटरेक्शन कर रहा होगा और सॉल्वेंट के साथ भी इंटरेक्शन शो कर रहा होगा। तो ये मोटिव रहता है, इसी को कहते हैं हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। कम से कम हाइड्रोफोबिक रीजन बाहर की तरफ रखना और मैक्सिमम हाइड्रोफिलिक रीजन बाहर के साइड में रखना, मिनिमम हाइड्रोफोबिक मैक्सिमम हाइड्रोफिलिक रीजन बाहर की तरफ रखना, ताकि वाटर के साथ और खुद में आपस में इंटरेक्शन किया जा सके। तो ये होता है आपका हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। ठीक, चलिए जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आपने एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक का मतलब क्या हो गया, दोनों पोलर और नॉन पोलर रीजन्स दोनों पाए जाते हैं। तो एम्फीपैथिक प्रोटीन्स, पिगमेंट्स, सर्टेन विटामिन्स, स्टेरॉल्स, फॉस्फोलिपिड्स, मेम्ब्रेन्स, ये सारे के सारे इनके पास पोलर रीजन भी होगा और नॉन पोलर रीजन भी होगा। ठीक है, तो दे आर स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। ये किस तरीके से स्टेबलाइज किए जाएंगे, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट के द्वारा ये स्टेबलाइज किए जाएंगे। क्यों, मैंने बताया कि एम्फीपैथिक का मतलब है पोलर और नॉन पोलर दोनों होंगे। तो क्या करेंगे, पोलर जो है वो बाहर की तरफ रखेंगे, नॉन पोलर अंदर की तरफ रखेंगे। नॉन पोलर जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहा होगा, पोलर जो है वो आपस में मॉलिक्यूल्स को इंटरेक्ट करने में मदद कर रहा होगा और तो और सॉल्वेंट के साथ भी इंटरेक्ट करने में मदद कर रहा होगा। ये कहानी हो गई। तो ये आप देख सकते हैं बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बताया, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हाईली एक केज, जैसे कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, येलो कलर से दिखाया जा रहा है, इसके वाटर जो है इसके चारों तरफ जो है केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक, और यहाँ पे देखिए फ्लिकरिंग क्लस्टर्स हैं बल्क फेज में, यानी कि जो बाहर वाटर का पूरा एरिया है, जैसे कि एक नॉन पोलर चीज अंदर डाली गई तो इस नॉन पोलर के चारों तरफ केज बन जाएगा, बट नॉन पोलर से जो दूर है वहां पे कंटिन्यूअस फ्लिकरिंग हो रही है, वाटर का फॉर्मेशन, वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसी को बोल रहे थे फ्लिकरिंग क्लस्टर्स। बल्क फेज में फ्लिकरिंग क्लस्टर्स बन रहे हैं, हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जब आपने हाइड्रोफोबिक रीजन, हाइड्रोफोबिक चीज अंदर डाली है तो यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जा रहा है कुछ इस तरीके से। अब केज लाइक स्ट्रक्चर तो और ज्यादा ऑर्डर्ड हो गया था, मैंने बताया था, वो पूरी की पूरी कहानी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका दूसरी चीज आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइसिल्स है। तो मिसिल्स क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स जब सिक्वेस्टर करते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी जो
चेन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, और जो हेड ग्रुप्स हैं वो बाहर की तरफ हैं, वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। तो इसके साथ ही साथ हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपनी कंप्लीट कर ली। काफी लंबा लेक्चर था, बट मुझे उम्मीद है कि आपके काफी कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर हुए होंगे। ये तो हिंदी में लेक्चर हो गया, इसके बाद मैं इसके ऊपर इंग्लिश में भी लेक्चर बनाऊंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।